हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो देखेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1498 एडी में। दोस्तों, वीडियो को 1.75 पे कर देख सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर होगा। चलिए चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर नीति से संबंधित था? तो यह द अल्मीडा था। द अल्मीडा था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इसका पूरा नाम था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो यह पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो यह अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो यह किया था आपका जमोरिन ने किया था। यह देख लीजिए कौन कौन से देश के हैं, इसको मिलान करना है। तो यह हो जाएगा आपका वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफस कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान जो था यह हॉलैंड का था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो यह पीटर मुंडी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। यह कथन गलत है और सभी कथन सही है। देख लीजिए कौन कौन सा सही है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यह कोचीन में किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यह पुर्तगाली ने। ये क्वेश्चन आगे निकले। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली। पुडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा, इसमें केवल कथन एक सही है। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पुर्तगाली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो यह पुर्तगालियों ने बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करता था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नक। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक ने बसाया था। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो यह मद्रास में किया गया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। यह कथन सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो यह उपयुक्त में से तीनों था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो यह अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह जहांगीर ने। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में किया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सल्लावी के स्थान में हराया था? तो थॉमस बेस्टो ने हराया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सल्लावी के युद्ध स्थान पर हराया था? यो थॉमस बेस्ट ने हराया था। 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो यह भरूच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? यह सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो यह सूरत में मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यह लिया था पुर्तगालियों से लिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो यह 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो यह सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो यह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह अंग्रेज और फ्रांसीस के मध्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला चैपोल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी कर्नाटक का युद्ध यह सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो यह डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो यह सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो यह लुईस 14वां के शासनकाल। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह काल्वर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यह किया था चीनासुरा और
चीनासुरा और हुगली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो यह किया था आपका 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो यह सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच है, उसके बाद अंग्रेज है, उसके बाद फ्रांसीसी है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, इसमें मिलान करना है। तो देख लीजिए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रवन केवार डेनिश और साद्रास डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह बिहार से प्राप्त होता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो यह फ्रांसीसी आए थे, सबसे अंत में आए थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो यह कोचीन, अहमदाबाद और पटना में किया था। निम्नलिखित पर विचार करना है। तो देख लीजिए, इसमें कौन सा कथन अंग्रेजों की भारत की देन है? तो देख लीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो यह इनमें से कोई अंग्रेजों की देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो यह टीबी मैकाले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा 1 और 2। यह कथन सही है, केवल 1, 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि से हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह देख लीजिए, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतरीन सैनिक ताकत, ये दोनों था। चलिए क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो संघर्ष हुए उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो यह किया था प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था 1757। प्लासी का युद्ध 1757। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो यह प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो यह क्लाइव को कहा गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वह था बक्सर का युद्ध।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो यह बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो यह आलमगीर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यह मुगल सम्राट ने किया था, मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो यह लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो यह हो जाएगा 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। चलिए क्वेश्चन 21 जो लीजिए। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यह खासी जनजाति है, खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन देख लीजिए कौन कौन सही है, 1 और 2। राजा टिकैत राय नवाब शाहफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, पलासी युद्ध और बांडीवास युद्ध, और उसके बाद बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? तो यह काउंट लाली था, काउंट लाली था, काउंट लाली था। बांडीवास के युद्ध में 1760 में किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। 1760 का फ्रांसीसी बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बीच हुआ था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो यह मराठाओं ने किया था, मराठाओं ने किया था। क्षेत्रीय राज पंजाब मैसूर देख लीजिए, पंजाब मैसूर भी रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो यह श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुकर चकिया मिसल से था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह किस राज्य की राजधानी थी? तो यह लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन देखिए आगे। राजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो यह लाहौर में, लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो यह लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो यह शाह सूजा से, शाह सूजा से, शाह सूजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यह महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ये क्वेश्चन 8 देख लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यह खड़क सिंह।
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो राजा दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। यही कथन सत्य है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह दिलीप सिंह थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो यह देख लीजिए, इसमें तीनों परिषद में आपका हो जाएगा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और H.C. इलियट ही नहीं थे, दोनों नहीं थे। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? तो यह हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो यह किया था हैदर अली ने किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो वह हराया था आपका सर आयरकूट ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो यह श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? यह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। वह पोलील्यूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह किया था टीपू सुल्तान से। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टिप्पू सुल्तान से किया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 1799 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिव्यांत हो गया था। चलिए, क्वेश्चन 22 देख लीजिए, इसमें मिलान करना है। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में। मैंगलोर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। और मद्रास की संधि 1769 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वह कहाँ करवाया? सरधाना में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह इसमें से केवल एक अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 3। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। चलिए, क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आपका गवर्नर जनरल और वायसराय, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह कथन सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन, देख लीजिए, इसमें इसको घटनाक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1722 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह देख लीजिए, इसमें केवल सी कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन कौन सा सही है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई।
जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने कृति के संघर्ष के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़ा। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। राजा चेत सिंह ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो यह वारेन हेस्टिंग से है। वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 10। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो यह वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो यह वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था बंगाल में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था आपका वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था सर जॉर्ज बारले। सर जॉर्ज बारले के समय। सर जॉर्ज बारले के समय। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसीवादित सिविल सेवा कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो यह कॉर्नवालिस। यह कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो यह किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो यह कहा जाता था दरोगा को। दरोगा को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह आपकी गाजीपुर में स्थित है। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। डलहौजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो यह कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर कर किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था आपका अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं 25। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो वेलेस्ली के काल में। निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो यह स्वीकार नहीं किया था आपका भारत में भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और
बरार के भोसले और सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में विकल्प कोई सही नहीं है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह हैदराबाद के निज़ाम थे। हैदराबाद के निज़ाम थे जो 1798 में स्वीकार किया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उन्हें लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, 4। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहयोग संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो यह अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा सहायक संधि 1763। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारतीय में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग था। सुगौली की संधि हुई थी, तो यह हुआ था 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स से हुआ था। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो यह 1820 से 27 ईस्वी। चलिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो यह हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो यह किया था आपका सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद ठगों के संगठित गिरोह का दमन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो यह लगाया था विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो यह किया गया था आपका विलियम बेंटिंक द्वारा। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो यह 1829 में। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो यह क्लीवलैंड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन आगे देखें। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो यह 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो यह हुआ था कुप्रशासन के कारण। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1850 में।
बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में, 1850 में। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यह ग्वालियर को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो यह हुआ था 1856 में, 1856। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय नहीं हुआ था 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका सतारा हो जाएगा, उसके बाद बाघात हो जाएगा, उसके बाद उदयपुर हो जाएगा, उसके बाद झांसी हो जाएगा। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो यह 1856 अवध का विलय, 1856 अवध का विलय 1856 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे देखिए, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक घटा दिया गया था? तो यह अवध को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा सतारा, संबलपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर और झांसी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो यह सतारा हुआ था। डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह था सतारा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह डलहौजी का नाम था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड एलन बेरो के समय। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो यह नेपियर ने किया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो यह नेपियर ने किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था? यह 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो यह जेम्स आउट्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई और थाड़। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो यह हुआ था 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो यह ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो यह डफरिन के समय में हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? तो यह डलहौजी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह कैनिंग के काल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह कैनिंग के काल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो कैनिंग द्वारा सुनाया गया था। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। तो कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो यह किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? तो यह 1877 में।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यह किया था लॉर्ड एलन बेरो ने, लॉर्ड एलन बेरो ने। निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यह है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्निंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत इसने नहीं किया। देख लीजिए कौन कौन सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो यह कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्नवालिस के काल में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट लाया था, जिसमें सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह किया था चार्ल्स मैकटॉफ ने किया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यह इसमें लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देख लीजिए। लॉर्ड एलन बेरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण और उसके बाद लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। और सब सुमेलित है, देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो यह जॉन लॉरेंस। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो यह हुआ था आपका लॉर्ड मेयो के काल में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो यह लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अधिकारी द्वारा की गई? तो यह लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? तो यह लॉर्ड मेयो का। अफगानिस्तान की प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन ने। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन रहा था, लगभग 7 वर्षों तक रहा। भारत में अस्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यह यूरोप के लोगों के मामलों में की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 99 भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, तो यह जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय
तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोक था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि को घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। तो लॉर्ड रिपन द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देख लीजिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूरी आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। तो इसमें केवल दो कथन सही है। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 102 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यह सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, इसमें इसका देख लीजिए, इधर उधर है तो मिलान कर लीजिएगा। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था और बेंटिंग के कार्यकाल में मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अपने प्रस्ताव में मैकाले ने की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रकृति, नैतिक तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मैक्टफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, उसके बाद लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल द्वारा घटना सुमेलित हुई थी? तो यह लॉर्ड एलनबेरो सिंध का बीज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो यह किया था मेयो ने किया था। मेयो के सुझाव पर हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह किया था जीबी गोखले ने किया था। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने किया था? इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। तो यह देख लीजिए कैसे आए थे। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, इरविन 1926 से 31। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो ये इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नए प्रांत बनाया गया। तो यह 1 और 2 दोनों कथन सही है।
फूट डालो और राज करो नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो कर्जन और मिंटो दोनों द्वारा, कर्जन और मिंटो दोनों द्वारा, कर्जन और मिंटो दोनों द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कर्जन का है, कर्जन का है। निम्न इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जिताने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो यह मिंटो ने किया था, मिंटो ने किया था, मिंटो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह रीडिंग था, रीडिंग था, रीडिंग था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह वार्नाकुलस प्रोटेक्ट कर्जन, यह सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी द्वारा। उसके बाद इल्बर्ट बिल रिपन द्वारा, इल्बर्ट बिल रिपन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी हो जाएगा वार्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन द्वारा, यह सुमेलित नहीं। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, इल्बर्ट बिल रिपन। रिंग्स फेस की नीति वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही 122 जल्दी सही जोड़े बनाई तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा, देख लीजिए, सुमेलित करना है। चाकू का सिद्धांत, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी द्वारा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव द्वारा। सामाजिक सुधार बेंटिंग द्वारा, सामाजिक सुधार बेंटिंग द्वारा। देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसका मिलान हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, और 1835 का एक्ट बेबल की नियुक्ति, बेबल की नियुक्ति। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854, झांसी 1854, अवध 1856, सतारा 1848, संबलपुर 1849। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए 125 का हो जाएगा। पहले होगा सिक्किम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद बर्मा, झांसी। सिक्किम को 1850 में, पंजाब को 1849 में, उसके बाद बर्मा को हुआ था 1853 में, झांसी को 1854 में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1857 के विद्रोह के समय में। अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उपाधि, खिलत भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुसलमानों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो यह हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन दोनों देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। चलिए आगे देख लेते हैं।
शब्द इम्पीरियल परफॉर्मेंस का प्रयोग किया जाता था। तो यह कहता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था आधुनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। 18वीं से इसका क्वेश्चन आधा कट गया है, तो देखिए इसमें हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अब प्रश्न अनुसार 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पदार्थ में स्टेपट, कंपोजिट, कपास, रेशम, सोरा एवं अफीम आदि थे। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था कर्नवालिस के द्वारा। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो कर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो यह जमींदारों से किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो यह जमींदारों के साथ किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व स्थापना स्थापित की है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यह 1793 ईस्वी में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है? तो यह हो जाएगा ए, बी, सी कथन दोनों में से कोई सही नहीं है। इसमें से कोई कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए आगे क्वेश्चन। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो यह हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देख लीजिए 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो यह था अलेक्जेंडर रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो यह मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी प्रणाली क्रम से शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास से। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो यह हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह संचालित था। तो यह था आपका पश्चिम भारत और दक्षिण भारत दोनों में। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यह लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में।
मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसका देख लीजिए, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारित किया जाता था। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों से में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कुटुंब में कौन सा उत्तर सही है? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह किया गया था आपका 1900 में, 1900। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1839 में, 1839 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देखिए, जजमानी उत्तर भारत में, जजमानी उत्तर भारत में, जजमानी उत्तर भारत में, जजमानी उत्तर भारत में बार बलूट महाराष्ट्र, बारह बलूटा महाराष्ट्र। उसके बाद हो जाएगा मिरासी तमिलनाडु, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक, अडाडे कर्नाटक, अडाडे कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह होता था आपका 40%, 40%। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो यह आएगा आपका, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। निम्नलिखित में से किसने निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए, अभिकरण ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन आर, धन की निकाई का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। इसका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम और उसके बाद आर.सी. दत्त। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो यह हो जाएगा सर सैयद अहमद का, सर सैयद अहमद का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह हुआ था 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो यह उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। अनुऔद्योगिकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो इसका हो जाएगा आपका
1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। आगे देखिए 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, तो यह हो जाएगा आपका केवल एक। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है सर आयर काटन, सर आयर काटन, सर आयर काटन, सर आयर काटन। चलिए आगे देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो यह हो जाएगा इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। उसके बाद मीरा सीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो यह हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, तो यह हो जाएगा भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं रखते हैं और इससे आगे का वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।